हेलो गाइस, कैसे हैं आप। जय भोले, सत श्री अकाल, जय महाकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल किंग ट्रेवलर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रैक की जो कि हम विंटर समर दोनों में कर सकते हैं, और ये ट्रैक ज़्यादातर विंटर में ही किया जाता है। हम बात कर रहे हैं केदारकंठा ट्रैक की। हमने ये ट्रैक किया था सर्दी स्टार्टिंग नवंबर में, और टोटल इस ट्रैक में हमें 7 दिन लगे। जो हमारा ट्रैक पे कॉस्ट आया था वो था 7,000 का, यानी 7,000 रुपये का। एक सोलो ट्रेवलर के लिए 7,000 रुपये एक ट्रैक के लिए एक अच्छा कॉस्ट हम मान के चलते हैं। फाइनली हमारी जो जर्नी थी केदारकंठा ट्रैक की वो स्टार्ट होती है देवभूमि हरिद्वार से। एक दिन हम यहाँ पे स्टे किए, गंगा आरती, पूजन बंदन, उसके बाद चंडी देवी का दर्शन करने के पश्चात शाम को हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुँचे। यहाँ से हमने टिकट लिया जो कि देहरादून का हमें 44 रुपये का जनरल का पड़ा। टिकट लेने के पश्चात हम गए और हमें टाइम पे यहाँ पे गाड़ी भी मिल गई, जो कि आके पहले से ही 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइमिंग की, क्योंकि हमें पहुँचना था हरिद्वार से देहरादून 2 घंटे में, पर ये जो ट्रेन थी पहले से ही 2 घंटे लेट थी और हमें आगे की उम्मीद ये थी कि लेट ही जाएगी। तो हमने अपना सारा सामान सेट कर दिया। 1 घंटा चलने के बाद हम देहरादून पहुंच गए और ट्रेन हमें समय पर देहरादून पहुंचा दी, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से लेट थी तो कहीं लेट रुकी नहीं। हम अपना सामान लेके हरिद्वार से देहरादून पहुंच गए और देहरादून फाइनली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे। फिर देखते हैं कि क्या है नज़ारा, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ से बस मिलनी थी, जो कि आप देहरादून रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलते हो जस्ट बगल में बस स्टैंड है। यहाँ से आपको पर्वत साइड के लिए सारी बसें मिल जाएंगी, जो कि 4 बजे से ही मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो मेरी बस थी उत्तरकाशी सांकरी विलेज, यानी सांकरी विलेज की, वो थी 4:30 की। और हम यहाँ स्टेशन से बाहर निकलने के बाद 2 घंटे ही रुकना था, तो कोई रूम लेने से अच्छा वेटिंग हॉल में ही वेट किए और फाइनली हमें 4:30 बजे ही बस मिल गई सांकरी विलेज के लिए। तो फिर हमने अपना सारा सामान शिफ्ट किया और जो हमारा किराया था बस का वो 750 रुपये पर पर्सन का था। शाम तक हम सांकरी विलेज पहुंच गए। एक ट्विस्ट है वो हम आगे बताएंगे आपको। और जब हम विलेज पहुंचते हैं तब यहाँ पे एक हमें भैया मिलते हैं जो कि लोकल ही थे। उन्होंने हमें एक गेस्ट हाउस दिला दिया, बोले आज के लिए आप यहाँ पे स्टे करो, नेक्स्ट डे हम आपको अपना कोई एक अलग एरिया बता देंगे जहाँ पे आप आराम से टेंट लगा लेना। और उसके बाद क्योंकि हमने प्लान किया था कि इस पूरे ट्रिप में हम कैंपिंग करेंगे और कोई होटल या फिर कोई स्टे गेस्ट हाउस नहीं लेंगे। ये व्यू आप जो देख रहे हैं ये वहाँ के पर्वतों का है, जहाँ पे जो गांव वाले हैं वो हर इस टाइम पे जला देते हैं उसको, क्योंकि बारिश के बाद फिर वहाँ पे नई घास उगती है जिसको वो अपने बकरियों को और अपने पशुओं को खिलाते हैं। इस गेस्ट हाउस में कुछ दिल्ली से लोग और कुछ एनसीसी वाले बच्चे आए थे जो कि रुके हुए थे। रात काफ़ी अच्छी गई, हम आराम से सोए और सुबह सुबह उठ के भाई नज़ारा एक नंबर था। हमने आपसे बोला था कि एक ट्विस्ट है, हम आगे बात करेंगे। तो ट्विस्ट ये था कि हमें जाना था सांकरी विलेज, पर उससे जस्ट 2 किलोमीटर पहले ही एक पड़ता है कोटगांव, और हमारी जो बस्ती हमें कोटगांव में ही उतार दी थी। और फिर रात में हम यहाँ पे आए और भैया हमें यहीं पे एक गेस्ट हाउस मिल गया, बोले यहाँ से भी ट्रैक स्टार्ट होता है। सो फिर हम यहीं पे रुक गए। और ये जो पीछे हमारे हैं ये हमारे देशराज भैया हैं, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। आगे चल के मैं इनके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। और ये वहीं लोकल के हैं और ट्रैक में गाइड का काम भी करते हैं। तो ये गाँव है कोटगांव और यहाँ का व्यू आप देख ही सकते हो। दूसरे दिन सुबह उठ के हमने ये अपना छोटा सा जो गैस और अपने साथ जो कुछ बर्तन लेके गए थे उससे चावल बनाए थे, जो
काफ़ी टेस्टी बना था। इसको फिर हम अचार के साथ मिक्स करके सुबह का ब्रेकफास्ट मानो या आप फिर लंच मान सकते हो, उसको किया। और आज हमें कहीं जाना नहीं था, ये था हमारा गैस, इसी पर मैंने कुकिंग की थी। आज कहीं जाना नहीं था, तो जो हमारे भैया मिले थे, ये देसराज भैया, ये बोले कि आज हम आपको अपना लोकल का एरिया दिखाएंगे और आगे हम बताएंगे क्यों आज हम ट्रैक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रात में ही हम लोग प्लान किए थे कि अभी हम कुछ दिन इस गांव में रुकेंगे। और ये जो भैया हैं देसराज भैया, काफ़ी गुड नेचर के थे। इन्होंने बोले कि आप स्टे करो, एक दिन यहाँ पे 2 दिन घूमो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट किसी ट्रैक में और कुछ लोग आएंगे, उनके साथ जुड़ के फिर चलेंगे केदारकंठा। तो फिर हम रुक गए। और यहाँ पड़ता है कोट गांव के जस्ट बगल में ये एक छोटा सा तालाब है गांव वालों के लिए, इसे बोलते हैं नागपानी। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है और पानी आता है जो कि बारिश में सारा इकट्ठा हो जाता है, ग्लेशियर, और गर्मी में जब ग्लेशियर पिघलता है उसका पानी आता है तो ये भर जाता है तालाब, जिससे कि गांव वाले पानी पीते हैं, नहाते हैं इसमें। देसराज भैया के साथ ये हम इनके फार्म पे गए थे फिर थोड़ी देर घूमने के बाद। और ये गांव की भाभी थी जो कि देसराज भैया पहचानते थे इनको, और हम लोग इनके खेत पे जा रहे थे, रास्ते में मिल गई, हालचाल ये लोग आपस में बात किए। फिर हम भैया के जो आगे खेत था जहाँ पे इनका सेब का बाग है, ये कटाई करने के लिए फिर जिस दिन टाइम मिलता था, कोई ट्रैक नहीं होता है, उस दिन ये यहाँ पे आते हैं, इसकी कटाई करते हैं और उसके बाद फिर वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो आज हम इनके साथ आए थे नागपानी देखने के लिए और फिर भैया के साथ जा रहे थे आगे इनका जो खेत है फार्म सेबों का, उसको देखने। भाई आप यहाँ पे आओ, एक दिन स्टे करो, अगर सोलो ट्रेवलर हो, आप कोई पैकेज लेके नहीं आ रहे हो, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं और काफ़ी फ्रेंडली हैं, आपका फुल सपोर्ट करेंगे। तो आप एक दिन स्टे करो। देसराज भैया का जो खेत है, यहाँ से हम जब वापस आए गांव में, कोट गांव में, तो ये जो मंदिर है, ये यहाँ पे कुश भगवान का मंदिर है, जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनके बेटे हैं लौह और कुश, इनकी मूर्तियां यहाँ पे हैं और इनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। हर साल इसी टाइम पे यहाँ पे मेला भी लगता है। ये देसराज भैया हैं जो उनके छोटे भाई हैं, उनका बेटा है। हम गांव में घूम रहे थे मंदिर के पास, फिर वापस आए। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो। सबको हाय, फ्रेंडली नेचर का, सेम भैया जैसे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे बात किए और भैया के यहाँ से ऑफ़र मिला था कि बैठो, चाय आ रही है, पहले चाय पियो फिर आप लोग जाना। तो हम लोग रुक गए और चाय पी भैया के यहाँ से, फिर गांव घूमने के लिए निकल लिए आगे। सोच रहे थे आज शाम को जो एक ग्रुप उनके साथ ज्वाइन होके फिर हम निकल लेंगे केदारकंठा ट्रैक के लिए, पर देसराज भैया बोले कि अभी रुको, गांव में फेस्टिवल चल रहे हैं, उसको देखो और फिर आगे का प्लान कर लेना 1-2 दिन में। तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे। ये था भैया का घर है और ये भाभी जी थी, गुड नेचर की थी, बहुत अच्छी थी। और सुबह सुबह हमको चाय बना के देती थी, उनके घर के सामने ही मैंने अपना एक कैंप लगाया था। ये थे जो लोकल जिनके यहाँ हम रात में रुके थे, और 1 डेज का भाई को 500 पे करना था मुझे। वैसे मैं आपको जो कॉस्ट है कंटिन्यू बोलता जाऊंगा, लास्ट में मैं टोटल करके बता दूंगा, तो आप ध्यान रखना प्लीज़। ये इनके भाई साहब की दुकान थी, यहाँ पे हम आए थे गांव में घूमते हुए, तो यहाँ पे भी चाय का ऑफ़र मिला था। हमने आपसे बोला था कि काफ़ी गुड नेचर के यहाँ के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। आप घर घर जाओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ ऑफ़र करते हैं लोग। तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठे थे, भैया के साथ बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और भैया ने भी चाय का ऑफ़र किया था तो चाय पी यहाँ पे। उसके बाद फिर वापस आ गए अपने यहाँ पे बेस कैंप मान लो आप, स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, जहाँ पे हम रात में रुके थे। यहाँ पे कैंटीन में चाय बना था तो भैया ने फिर बोला कि पी लो यार। हमने कहा चलो कुछ नहीं, यहाँ पे चाय ही है, मौसम काफ़ी अच्छा है यार, तो चाय तो बनती थी। फिर यहाँ पे भी चाय हो गई और चाय वाय पिए। बाकी आज यहीं सब हम लोकल लिए जो सारे लोग आप जो देख रहे हो सारे के सारे गाइड ही हैं। अभी कोई कैंप नहीं, क्योंकि फाइनली अभी कोई कैंप नहीं आया है, ऊपर से आना था,
हो सकता है अभी दोपहर के बीच में ऊपर से कुछ लोग आए। और ये जो यहाँ पे लोकल नीचे पोटर भैया लोग रहते हैं वो लोग हैं। आज इनका कोई ग्रुप नहीं था, इसलिए अभी ये लोग फ्री में बात कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। ये हैं हमारे देशराज भैया जो साथ में जिनके हम घूम रहे थे, उनके पिताजी बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारी बात करते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने चाय का ऑफ़र किया और हमने चाय पी, क्योंकि यार अगर कोई इतना प्यार से बोल रहा है तो उसको मना नहीं कर सकते। धीरे धीरे भाई शाम हो गई और हमारी जो ग्रुप आ रहा था दिल्ली से वो आ गया। देशराज भैया हर बात में मुस्कुराते थे, काफ़ी अच्छा नेचर था उनका और बहुत सपोर्ट करते थे हमारा। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि अगर वो सपोर्ट इतना अच्छा नहीं करते तो शायद इतनी अच्छी केदारकंठा ट्रिप हमारी पूरी नहीं होती। तो फिर दिल्ली से आए हमारे हिमांशु भाई के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ, क्या करते हैं ये, दिल्ली में कुछ जॉब करते हैं और कभी फ्री टाइम निकाल के ट्रैक करते हैं। तो सारे लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ और ये हमारे सामने भैया थे जो पोर्टर भैया थे। ये लोग नीचे से हम लोगों को ऊपर ले जाते थे, जैसे हम लोग घूमने आते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से नीचे लेके आते हैं। फिर बेस कैंप मान के चलो आप, ये स्टार्टिंग पॉइंट। एक तो अगर आप केदारकंठा ट्रैक करते हैं तो 2 स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलो। पहले मुझे भी एक ही पता था कि हम सांकरी विलेज से स्टार्ट कर सकते हैं, पर 2 स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप करना चाहो तो कोट गाँव से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि हम लोग कोट गाँव में ही रुके हुए थे। तो आज की रात बीत गई ऐसे, और सुबह सुबह उठने के बाद गांव का भाई नज़ारा कुछ ऐसे होता है। तो सुबह उठ गए और बाहर निकले कि चलो, और ये जो है हमारा टेंट था, यहाँ पे हम रुके हुए थे। ये भैया जो देशराज भैया हैं उनका घर है और ये किचन है उनका, यहाँ पे वो लोग खाना बनाते हैं, भाभी जी खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह भाई मुझे चाय मिल जाती थी। जैसे ही मैं बाहर निकलता तो आप उससे पहले ही भाभी जी आ जाती और मुझे चाय मिल जाती। तो आज मेरा ट्रैक स्टार्ट होने था और सब लोग रेडी हो गए थे। जो हमारा दिल्ली से ग्रुप आया था हिमांशु भाई का, वो पहले ही रेडी होके आ गया था। मुझे क्या करना था कि जाना था। ये अंजलि जी थी जो काफ़ी अच्छे नेचर की थी। सारे लोग ग्रुप में सब मस्त थे। टोटल हम 4 लोगों का ही ग्रुप था, हिमांशु भाई का और हमारा अंजलि जी का और उनके भाई साहब का। तो हम सारा सामान पैक किए और उसके बाद फिर आ गए बाहर। एक गांव के जस्ट बगल में ही रोड है जो कनेक्ट करता है सीधे आगे जाके सांकरी विलेज को। यहाँ जो पैदल का रोड है, वो पैदल का ट्रैक है, वो सांकरी विलेज से ही हम कर सकते हैं। ये जो है दुकान है, आप कोट गांव से भी अगर आप कुछ सामान नहीं लाते तो यहाँ से परचेज कर सकते हो। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से परचेज, क्रैम्प शॉ जैकेट आप या तो परचेज कर लो या फिर आपको यहाँ पे किराए पे भी मिल जाता है, जो भी कम कॉस्ट में। एग्जाम्पल के मैं बता दूं, अगर आप शूज लेते हो तो 3 डेज़ का आपका देना पड़ेगा 500। तो ये अच्छा रहता है कि अगर हम कुछ चीज़ मिस करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है। अच्छा आराम से अगर आप परचेज़ करना चाहो परचेज़ कर लो, आप रेंट पे लेना चाहो तो रेंट पे ले सकते हो। फाइनली जो गाड़ी थी हम लोगों को यहाँ पे पिकअप मिली और ये ले जाएगी हमें आगे सांकरी विलेज तक। सांकरी विलेज से फिर हमारा जो है पैदल का ट्रैक वो होना है स्टार्ट। अब मैं आपको बता दूं, जो इस ट्रैक में हमें करना क्या हुआ था कि यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप ट्रैक करते हो तो विदाउट परमिशन के आप केदारकंठा ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही जो फॉरेस्ट विभाग की चौकी है और वहाँ पे जवान लोग रहते हैं। अगर आप ऐसे करके चले भी जाते हो तो बाद में अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था कि जो देशराज भैया थे उन्होंने एक वही लोकल का जो एक ट्रिप लेके जो जा रहे थे हिमांशु भैया का, इनके साथ मेरा उन्होंने बात करवा दी, क्योंकि हम सोलो ट्रैवलर थे और अकेले गए थे। तो ये जो भैया हैं, प्रॉमिस भैया इनका नाम था, तो ये हमारे गाइड थे और ये हमें ले जाने थे आज के ट्रैक केदारकंठा पे। इसके बाद क्या होता है कि हम इनके साथ जुड़ जाते हैं और इनको हमें पे करना पड़ता है 3 नाइट का 1500, यानी कि 1500 रुपये 3 रात का। काफ़ी सस्ता और काफ़ी सस्ता हमारा हो गया था पैकेज का, जिसमें इंक्लूड था हमारा डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट और
जो था हमारा कैंप का कि कैंप स्टे में हमारा 3 स्टे था इस ट्रैक में, जो कि पहला था जो स्टार्ट होता था जूड़ा का तालाब, फर्स्ट कैंपिंग यहाँ करनी थी। सेकेंड था हमारा जो बेस कैंप है, बेस कैंप, और फिर वहाँ से चढ़ाई करके फिर रिटर्न आके फिर बेस कैंप में ही रुकना होता है, या फिर आप नीचे आके जूड़ा के तालाब रुक सकते हो। तो टोटल इस ट्रैक में 3 दिन लगना होता है। फर्स्ट नाइट स्टे आप करोगे जूड़ा के तालाब, सेकेंड नाइट स्टे रिटर्न में जब आप ट्रैक कंप्लीट कर लोगे तो करोगे या तो बेस कैंप या फिर करते हैं नीचे वापस आके जूड़ा के तालाब। तो हमने क्या किया था कि फर्स्ट डे जो अपना स्टॉपेज था, हमारा जो फर्स्ट कैंप था वो था जूड़ा के तालाब। सेकेंड डे हम लोग बेस कैंप पहुँचे दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद फिर वहाँ से हमने सबमिट किया और वापसी में जो हमारा स्टे था वो फिर हमने किया जूड़ा के तालाब में ही। हमारी जो यात्रा स्टार्ट होती है वो साकरी विलेज से 1 घंटा चलने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। चढ़ाई आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा टिपिकल है। तो अगर आप जैसे 500 मीटर चलते हो उसके बाद सांस फूलने लग जाती है। पर हिमांशु भैया का ग्रुप काफ़ी अच्छा था और साथ में जो हमारे गाइड थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। हम लोग बात करते हुए और रास्ते में बहुत सारे लोग मिल जा रहे थे क्योंकि विंटर का मौसम था और ये ट्रैक विंटर वाला ही है, क्योंकि अगर आपको पूरे रास्ते पे बर्फ़ देखनी हो तो आपको मौसम चूज़ करना पड़ेगा और विंटर में लोग ज़्यादा चूज़ करते हैं। उस टाइम पे आपको साकरी से थोड़ा ऊपर जाने पे ही बर्फ़ मिलने लग जाती है, पर हम नवंबर में गए थे, स्टार्टिंग मौसम था, बर्फ़ काफ़ी थी पर बेस कैंप से। और ये रास्ते में एक बंसी वाला भैया था, उनका ये कैंटीन था छोटा सा। बंसी वाले भैया का इनका एक यूट्यूब चैनल है, इस पर ये अपनी वीडियो भी डालते हैं। ट्रैक काफ़ी डिफिकल्ट था और हम लोग साकरी से चले थे, बीच में रुकने का कोई अच्छा नहीं था। पर अगर आप साकरी से स्टार्ट करते हो ट्रैक तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है रुकने का। बंसी वाले भैया का ये ढाबा है, यहाँ पे आप मैगी खा सकते हैं छोटा, जैसे अगर आप कुछ को मारकोनी खानी हो कुछ भी खा सकते हो, मिलेगा, पर थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है। यहाँ पे पहाड़ साइड है और नीचे से लोग सामान लाके यहाँ पे बेचते हैं, तो ठीक है कि कॉस्ट ज़्यादा होगा पर सामान बहुत अच्छा मिलता है। और आप यहाँ पे थोड़ा रुकें, टाइम बिताएं, लोग आप देखें, यहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ से आप बैठ के बहुत सुकून मिलेगा यहाँ पर। हम लोग भी थोड़ा यहाँ पे रुक गए और टाइम अच्छा सा स्पेंड किया, बातें की, और सारे ग्रुप आए, कुछ सोलो ट्रैवलर थे वो भी कुछ ग्रुप में जुड़ के आए थे, सारे लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे। 1 घंटा टाइम बिताने के बाद फिर हम लोगों का प्लान हुआ चलो अभी आगे चलेंगे और रुकेंगे फिर जूड़ा के तालाब में। आज का जो हमारा स्टे है वो जूड़ा के तालाब में होना था और यहाँ पे पहुँचेंगे क्योंकि हमें 2 घंटे का और आगे का सफ़र करना था, तो करके फिर जूड़ा के तालाब पहुँच जाना और वहाँ पे आज रुकना था। मैगी खाने के बाद फाइनली हम लोग निकल गए और बहुत मेहनत करनी पड़ी यहाँ से ऊपर चढ़ने में, क्योंकि यहाँ से ऊपर खड़ी चढ़ाई थी। 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए जूड़ा के तालाब। और ये टेंट मिला था हमें और हिमांशु जी को, इसमें हम दोनों रहना था और एक में अंजलि जी और उनके जो ब्रदर थे उनको रहना था। तो हमारा ग्रुप 4 लोगों का, तो हमने 2 टेंट लिया। काफ़ी अच्छी जगह है जूड़ा के तालाब, हमारे पास काफ़ी टाइम था यहाँ पे 3-4 घंटे का, तो हम लोग पहले तो सोचे कि चलो बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, यहाँ का नज़ारा देखेंगे। उसके बाद शाम का नाश्ता मिलना था और कुछ लोग जो थे वो नाश्ता लेके भी आ गए साथ में और बैठ गए यहाँ पे। मस्त शाम का नज़ारा देख के एकदम जो पूरे दिन की थकान थी वो ख़त्म हो गई। हमने भी सोचा कि चलो थोड़ा जूड़ा के तालाब के आसपास का वीडियो बनाते हैं। और ये जो नाश्ता था हम लोगों को आज मिला था, नाश्ते में चावल और पहाड़ी दाल मिली थी जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगा। हम बोलेंगे भाई अगर आप आते हैं यहाँ पे
पैकेज ज़रूर लें, क्योंकि सारा कुछ जो आपको लोकल, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब ट्रैक करते हो तो फुल थक जाते हैं, टेंट लगाने का मन नहीं करेगा, सारा सामान वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है कैरी करने पे। तो अगर आप पैकेज लेते हो तो सारी सुविधा आपको मिलेगी। हम लोग को भी मिल रही थी, क्योंकि मैंने नीचे गांव से ही अपना 3 दिन का पैकेज ले लिया था। काफ़ी अच्छी जगह है जोड़ा का तालाब। और मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ऐसा ट्रैक करते हैं तो अपने साथ सब कुछ सामान कैरी करें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम एक चीज़ मिस कर गए थे, जो था टिश्यू पेपर। यहाँ पानी की उतनी सुविधा नहीं है जितनी की होनी चाहिए, हम नॉर्मल यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आते हैं तो टिश्यू पेपर ज़रूर कैरी करके आएँ। फाइनली मौसम काफ़ी अच्छा था और हम लोग फुल इंजॉय यहाँ पर किए जोड़ा के तालाब में। आज सुबह का ब्रेकफास्ट मिल गया था हम लोगों को, पोहा, और हम ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर रेडी होंगे आज के लिए। आज की जर्नी जो हमारी है बेस कैंप की, वो स्टार्ट होगी यहाँ से। हमने पुटर भैया से बात किया था तो वो बोले थे यहाँ से बेस कैंप का जो रास्ता है वो 3 घंटे का है। हम लोग आराम से 3 घंटे में पहुँच जाएंगे बेस कैंप। उसके बाद थोड़ा वहाँ पे आज का लंच करके फिर निकल लेंगे ऊपर समिट के लिए। सबमिट करने के बाद फिर हम वापस आएंगे और बेस कैंप में या तो स्टे करेंगे या फिर वापस आके जोड़ा के तालाब में स्टे करेंगे। वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। हमारी टीम फिर निकल चुकी थी समिट के लिए और हम लोग काफ़ी खुश थे कि आज समिट करेंगे। रास्ता काफ़ी अच्छा था और यहाँ से हमें बर्फ़ मिलना चालू हो गया, जो कि एकदम पत्थर लेवल में जमा हुआ था, और कुछ इस साल की थी और कुछ बहुत पहले से जमी हुई थी। ये था जोड़ा का तालाब जो ऊपर से पूरा जमा हुआ था और नीचे पानी था। यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी मस्ती की और फिर हमारा ट्रैक आगे के लिए निकल गया बेस कैंप के लिए। वैसे हम एक बात आपको बता दें कि अगर आप ये ट्रैक चाहे विंटर में करते हो या समर में करते हो, टिपिकल तो आपको उतने ही पड़ेगा, पर अगर आपके पास सामान है, कैंपिंग का सारा उपकरण आपके पास है, तो फिर आपके लिए ये ट्रैक इजी हो जाता है। ये देवदार के पेड़, ये अनोखा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, खड़ी चढ़ाई, एक अलग ही एडवेंचर देता है आपको ये ट्रैक। तो अगर आपने कोई छोटा ट्रैक नहीं किया है तो एक बार केदारकंठा ट्रैक करके ज़रूर देखें। यह ट्रैक आमतौर पे लोग सर्दियों में करना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर मैं तो मानता हूँ कि इस ट्रैक को करने के लिए सबसे अच्छा सीज़न होता है गर्मी का मौसम। आपको यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक जो रास्ते हैं भाई, आप खुद देख सकते हो। और ये था एक भैया का टी पॉइंट। हम लोग जोड़ा के तालाब से चलने के बाद ये फर्स्ट टी पॉइंट मिलता है, यहाँ पे रुके और भैया ने ब्रेड मक्खन और चाय हम लोगों को खिलाई। उसके बाद फिर अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं और फाइनली हम पहुंच जाते हैं बेस कैंप। 2 घंटा कठिन चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए अपने बेस कैंप, जो कि मेन रास्ते से थोड़ा साइड में हटके बनाया गया था। और अभी हमें यहाँ पे लंच करना था, थोड़ा आराम करना था, उसके बाद फिर आगे निकलना था बेस कैंप से। ये था बेस कैंप का नज़ारा। आपको यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएंगी। जितना एरिया कैंप का था वो तो थोड़ा बचा हुआ था, बाकी हर साइड बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ये बोला जाता है कि बेस कैंप से मेन चढ़ाई होती है जो कि स्नो की होती है। यहाँ से आगे का रूट आप बिना क्रैम्प शूज या स्नो शूज के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक जो चढ़ाई थी
हमारे हिसाब से वो इजी थी, पर यहाँ से आगे की चढ़ाई काफ़ी टिपिकल थी। हम लोग फिर अपना लंच करने के बाद रेडी हो गए और जो एक्स्ट्रा लगेज था हमने यहीं बेस कैंप में छोड़ दिया। सिर्फ छड़ी के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, जो अंजलि मैम थी वो अकेले पड़ गई बीच में और आगे वाले चले गए, तो यहीं पे बैठ गई। वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। बाद में हम लोग फिर आके उनको ज्वाइन किए और सारे लोग ऊपर साथ में आगे बढ़े। कुछ जगह ऐसे पड़ जाते हैं कि हमारे अंदर से हिम्मत टूटने लगती है कि हम यार नहीं चढ़ सकते, पर हाँ थोड़ी थोड़ी बचा के अगर हम चढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो फाइनली हम सबमिट कर सकते हैं। ये ट्रैक हमारे लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक तो नहीं बोल सकते, पर हाँ अच्छा था और काफ़ी रोमांचकारी था, काफ़ी अलग ट्रैक था। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं एक एक करके बाई पार्ट, तो आप हमारे YouTube चैनल पे ज़रूर देखें। मैंने इसे पार्ट वाइज अपलोड किया है। ये ट्रैक सबसे अद्भुत ट्रैक है और अलग और रोमांचक है। यहाँ से आपको लगभग कई सारे ट्रैक के नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें देखने को मिला। और जो हमारे पोर्टर भैया थे उन्होंने बताया कि इससे जस्ट सामने ही पड़ता है सतोपंथ यानी स्वर्गारोहणी, जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे। वो ट्रैक गर्मी में चालू होगा और गर्मी में ही चालू होता है। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलता है। उसके बाद वो बंद हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा फिर बर्फ़बारी वहाँ पे पड़ने लगती। फाइनली हम लोग पहुँच गए सबमिट पॉइंट पे और काफ़ी अच्छा नज़ारा था। यहाँ ने हमने पिक ली और भगवान महादेव का छोटा सा मंदिर है, उस पर पूजा अर्चना करने के बाद 1 घंटे आराम से यहाँ पे रिलैक्स किया। फिर हमारा आज प्लान था कि नीचे चलेंगे और चल के आज फिर बेस कैंप में स्टे करेंगे या तो फिर चले जाएंगे जूड़ा के तालाब। जैसा भी प्लान होगा नीचे जाके करेंगे। नज़ारा काफ़ी अच्छा था। ये सामने से दिखता है जो हम स्वर्गारोहिणी की बात कर रहे थे, सतोपंथ की, उसका ट्रैक। फाइनली 1 घंटा उतरने के बाद हम पहुंच गए अपने बेस कैंप। यहाँ पे हमारे जो भैया थे ये हम लोगों के लिए नाश्ता बनाने लगे और हम अपने टेंट में आ गए। ठंडक बहुत ज़्यादा लग रही थी और उतरते उतरते हमें शाम हो गई थी। जय भोले।